तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास हम लोग क्या क्या देखे थे? पिछले क्लास हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे। क्या पढ़े थे? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे और क्या देखे थे? प्लास्टिड्स देखे थे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और उसका यूजेस देखे थे। राइबोसोम्स के बारे में पढ़े थे कि कैसे राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना है। 80s क्या होता है, 70s क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे S जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। साइटोस्केलेटन क्या होता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर या फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर जो सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। सीलिया फ्लैजेला क्या होता है? सीलिया फ्लैजेला किससे बना है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सीलिया किससे बना है और उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। एक्सोनोमी क्या होता है, ये चीजें देखे थे। आज का जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से। ठीक है, और इसके बाद न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। न्यूक्लियस पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होता क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोगों को जो एनसीईआरटी में एनिमल सेल का जो फिगर दिया है वहां पे लेके चलते हैं और उसमें दिखाते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये है एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ रॉड्स है, जो ग्रुप ऑफ रॉड्स है, रॉड के जैसा चीज है और आपस में चिपका हुआ है। ठीक है, और ऐसा ऐसा दो बंडल है। कितने बंडल है? दो बंडल है। अगर हम सिर्फ एक बंडल की बात करेंगे तब इसको बोलेंगे सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। ठीक है, और अगर ये दोनों बंडल जो देख रहे हैं आप, अगर ये दोनों बंडल, ये अगर सिंगल बंडल की बात करें तो ये है सेंट्रियोल। क्लियर है? लेकिन ये जनरली दोनों बंडल इस तरीके से अगर अटैच है, जैसे मान लो कि ये हो गया एक बंडल और इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ये दूसरा रखा हुआ है, दूसरा बंडल, मतलब दूसरा सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम। तो पहले ये फिगर से समझ पा रहे हैं सेंट्रियोल है क्या, सेंट्रोसोम है क्या, और इसका फंक्शन क्या है वो अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे जहां हम लोगों को पढ़ना है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बीच डिफरेंस तो हम लोग फिगर देख के समझ चुके हैं। अब है सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो अब ये आपको डेफिनेशन भी समझने में इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि सेंट्रोसोम जो है क्या, सेंट्रोसोम जो है वो ये एक ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पाया जाता है। यूजुअली ये कंटेन करता है दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स। यानी दो सेंट्रियोल्स आपस में मिल करके एक सेंट्रोसोम बनाता है। क्लियर है या कंफ्यूजन है? चलिए अब देखिए, दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, और ये जो है वो, यानी जो ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स के बाहर एक स्ट्रक्चर हो सकता है जो इसको ढका हुआ रहेगा। ठीक है ना, और वो सराउंडेड रहता है किससे? एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। ठीक है, बोथ द सेंट्रियोल्स, दोनों जो सेंट्रियोल्स है वो एक सेंट्रोसोम में लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। ठीक है, यानी एक जो है रॉड ऐसे रख रख करके एक सर्कुलर लूप यानी गोल जैसा बना हुआ है जिसमें बहुत सारा रॉड रखा हुआ है कार्टविल के जैसा, और इसके ऊपर दूसरा सेंट्रियोल रखा हुआ है इस तरीके से, और ये दोनों मिलकर के क्या कहला रहा है? सेंट्रोसोम कहला रहा है। क्या कहला रहा है? सेंट्रोसोम। ठीक है, फिर आगे क्या लिखता है? फिर आगे लिखता है दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यानी जो सेंट्रियोल है जिसमें हम ये रॉड की बात कर रहे हैं, जो कार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे गोल रॉड रॉड रख करके, ये रॉड आखिर बना किससे? ये मटेरियल किस मटेरियल से बना है? तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और कितना होता है? 9 होता है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक में कितना रहता है? 9 रहता है। ठीक है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट, और हर एक पेरिफेरल जो
मतलब साइड साइड से जो यहाँ पे अगर आप देखें किस तरीके से रॉड रखा हुआ है ये, ठीक है ना, तो जो साइड साइड में जो है वो 9 रॉड है, और वो 9 रॉड जो है ना वो समझो ट्रिपलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रिपलेट के फॉर्म में। जैसे अगर ट्रिपलेट के फॉर्म की अगर बात करें तो हम एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से ही अगर इसको समझने की मदद करते हैं, तो जो फ्लैजेला, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहां पे भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पे भी क्या है, ये साइड से अगर आप देखेंगे जहां पे ऐसे बंडल रखा है, सेंट्रियोल का ऐसे बंडल जिसमें बहुत सारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर रखा है, अगर उसको आप साइड से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ मान लो दिखेगा, जिसमें से ये यहां पे क्या है, दो दो स्फेरिकल दिख रहा है ना, दो दो रॉड दिख रहा है, समझ पा रहे हैं? वहां पे 3-3 करके रॉड है, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में, ये डुप्लेट के फॉर्म में। अब वो ट्रिपलेट के फॉर्म में और कितना है, 9 है, यहां पे भी 9 है, समझ पा रहे हैं? ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे ये 3 मिलकर के एक कहला रहा है, और ऐसा ऐसा पेरिफेरल जो है वो कुल मिलाकर के कितना है, 9 है, 9 है। क्लियर है या कंफ्यूजन है? चलिए अब देखते हैं आगे क्या बताता है इसके बारे में। और द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर अल्सो लिंक्ड, और जिस तरीके से ये ट्रिपलेट है ये आपस में जुड़ा हुआ भी है, लिंक भी है, ये क्या आपस में लिंक भी है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज अल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। जो इसका बीच वाला रीजन है, सेंट्रल पार्ट, वो भी किससे बना है, प्रोटीन से बना है। किससे बना है? और इसको क्या बोला जा रहा है, हब बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? हब्स, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spokes made of protein। और इस हब से ये जो ट्रिपलेट है ना, ये कनेक्टेड है स्पोक के थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू, जो ये प्रोटीन से बना है। और ये रेडियल स्पोक भी किससे बना है? प्रोटीन से बना है। The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that have rise to a spindle apparatus during cell division in animal cell। तो आखिर ये जो सेंट्रियोल हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस चीज में काम आता है, कब मदद करता है? तो ध्यान दीजिए, ये सेंट्रियोल जो है, कोई सेल से अगर फ्लैजेला निकला है, क्या निकला है? फ्लैजेला, तो इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसका बेसल बॉडी बनाने का काम कौन करेगा? सेंट्रियोल करेगा। और यहां से इसी का रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसमें अंदर गया होगा और इसको एक सपोर्ट, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा। सीलिया इस तरीके से डेवलप होने में, अगर कोई सेल से सीलिया बाहर निकला हुआ है तो उसमें जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रस, उसका बेसल बॉडी बनेगा सेंट्रियोल से, इसी से इसमें रॉड लाइक मटेरियल गया होगा। इसके अलावा जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग सेल वाले चैप्टर में, जब कोई सेल डिवाइड होता है तो उसका क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस है जहां पे जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। और इसको डिवाइड करने के लिए जो सेंट्रियोल है ना, वो सेंट्रियोल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकाल करके ये क्रोमोसोम को खींच करके सेपरेट करता है, अलग करता है। ये क्या करता है? खींच करके ये इधर खींचता है एक क्रोमोसोम को, और ये इधर खींचता है, जिसके कारण सेल जो है इसमें क्रोमोसोम डिवाइड हो पाता है। क्रोमोसोम क्या हो पाता है? डिवाइड हो पाता है, और जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने के कारण फिर ये बाद में 2 अलग सेल बन जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो सेंट्रियोल है वो क्या क्या चीज में मदद करता है, अगर उसकी बात करें तो सेंट्रियोल जो कोई भी सेल से सीलिया और फ्लैजेला निकलता है तो उसका बेसल बॉडी बनाता है। और ये सब जो फाइबर्स देख रहे हैं ना, जो क्रोमोसोम को अपने तरफ खींच रहा है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस फाइबर को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रियोल है, ये सब स्पिंडल apparatus कहलाता है, जो इसके जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड करने में मदद करता है।
तो सिलिया बनाने में, फ्लैजेला बनाने में और स्पिंडल फाइबर डेवलप करने में ये मदद करता है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम लोग समझेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस का यहाँ पे तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखिए, ये तो सबको पता होगा कि कोई भी सेल है तो सेल के अंदर जो भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कवर है। समझ पा रहे हैं? और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये तो यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो तो सेल का मेम्ब्रेन है और इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। ये होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आता है। कौन आता है? बैक्टीरिया। समझ पा रहे हैं यहां तक? और यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल के ऊपर से एक कवर भी होता है। क्लियर है सबसे पहले? ओके, अब इसका स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे रफली बनाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे होल्स है, पोर है, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। और इसमें कहीं कहीं पे डेंस मटेरियल है, कहीं कहीं पे लिक्विड जैसा चीज है, तो जो लिक्विड जैसा चीज है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कि सेल के अंदर न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में सबसे पहली बार किसने पता लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। कब? 1831 में। ठीक है, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming। फ्लेमिंग ने बाद में न्यूक्लियस के मटेरियल को देखने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाला। जो केमिकल का नेचर कैसा था? बेस था, एसिडिक नहीं था, और वो एक तरह का डाई का काम कर रहा था, मतलब वो कलर चेंज कर दे रहा था न्यूक्लियस को। और जब वो न्यूक्लियस को कलर करके देखा फ्लेमिंग ने, तो कलर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है क्रोमा। क्या होता है? क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर होता है। और उसी से रिलेटेड वर्ड दे दिया क्रोमेटिन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कलर्ड सब्सटेंस। क्या हो गया? जो कलर्ड सब्सटेंस है वो देखा। और ये बात किसने बताया? फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब कोई भी सेल में न्यूक्लियस को कब इजिली देखा जा सकता है? अगर आप कोई भी सेल में न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं और उसका स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लो कि कोई सेल अभी जस्ट बना है, सेल डिवीजन होकर के, अभी मान लो एक सेल था, ये बड़ा सेल था, इससे डिवाइड होकर के अभी दो छोटा सेल बना है। ठीक है, अगर इसके न्यूक्लियस को अभी आप देखोगे, शुरू स्टेज में न्यूक्लियस देखोगे, समझ पा रहे हैं, तो ये इसमें कोई क्रोमोजोम नहीं दिखेगा। इसमें डीएनए पूरा कोई कॉइल किया हुआ क्रोमोजोम के फॉर्म में नहीं दिखेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर में जैसे तैसे फैला हुआ दिखेगा। और मान लो कि ये सेल जो है डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब ये सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो सेल पहले ग्रो होगा और अपना जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, उसको ये क्या करेगा? डबल कर लेगा। क्या कर लेगा? जितना इसमें डीएनए है उसका कॉपी तैयार कर लेगा, डबल कर लेगा। और डबल करने के बाद लास्ट टाइम में इसका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो है वो भी नहीं रहेगा। न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है वो भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए वगैरह है, वो बहुत ज्यादा हाईली कॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाईली कॉइल हो जाएगा। बहुत ज्यादा किसी प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो है लपेटा हुआ रहेगा बहुत ज्यादा। तब हम इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? और इस फेज को समझ पा रहे हैं? इस फेज को जब ये, क्योंकि सेल डिवीजन का अपना अलग अलग फेज है, जब सेल ग्रो कर रहा होता है, उसमें इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इंटरफेज। जब सेल अपना ग्रो कर रहा है, अपने अंदर का मटेरियल को डुप्लीकेट कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ा रहा है, नंबर बढ़ा रहा है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तब उसको बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज। तो जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है उस समय ऐसा क्रोमोसोम बनाता है। और एम फेज का भी अलग अलग पार्ट है, प्रोफेज, एनाफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, समझ पा रहे हैं? तो वो एक पर्टिकुलर एक फेज में जब पहुंचता है, जब डिवाइड होने का कंडीशन आता है तब क्रोमोसोम दिखता है। हमेशा सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं दिखता, पहले तो ये समझ लीजिए। और सेल डिवाइड होने का जो प्रोसेस है, जो सेल अभी एक नया सेल बना है और ये आगे चल करके डिवाइड होगा, तो इसका ये शुरुआत कर रहा है अभी, तो उस समय इसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। कोई दिक्कत क्या? सेल साइकिल, सेल डिवीजन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां समझना है आपको कि द इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। जब इंटरफेज की बात करेंगे तब किसी सेल का जो न्यूक्लियस होगा, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तब जो न्यूक्लियस होगा ना, वो बहुत ज्यादा हाईली इलेबोरेट यानी फैला हुआ होगा। क्या होगा? फैला हुआ होगा, ठीक है, इलेबोरेट किया होगा, फैला हुआ होगा। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तब हम लोग उसको बोलेंगे क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। और कुछ लिक्विड्स जो वहां होगा वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, जिसका सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस और प्लूरल है न्यूक्लियोलाई। यानी सिंपली समझिए, मान लीजिए कि ये अभी कोई सेल है और ये सेल डिवाइड होने वाला नहीं है, मतलब डिवीजन होने की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इस समय जो इसका न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत इलेबोरेट फैला हुआ होगा क्रोमेटिन के फॉर्म में, समझ पा रहे हैं? और इसमें कुछ फ्लूइड्स, मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होगा और कुछ जगह पे बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड चीजें होगा, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होगा। और इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलाई। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलाई। समझ पा रहे हैं? जिसका सिंगुलर क्या होता है? जिसका सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, तो हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 nanometer called the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। यानी कह रहा है कि न्यूक्लियस के, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो दो लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका स्ट्रक्चर यहां पे समझ सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं आप। ठीक है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये अंदर की चीजें हैं, ये न्यूक्लियस है और यहां पे दो लेयर आप देख पा रहे हो, ये दो लेयर का मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, जो इसको सेल के और रीजन से न्यूक्लियस के चीजों को अलग कर रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होल्स है जहां से वो चीजें, मटेरियल अंदर बाहर हो सकता है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन के बीच जो जगह है उसको बोल रहे हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोल रहे हैं? पेरीन्यूक्लियर, जो 10 to 15 नैनोमीटर के आसपास है, ठीक है, जो कोई भी चीजों को अंदर बाहर होने से रोक रहा है, कोई भी चीज को न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये एक बैरियर का उसके बना रहा है। क्या बना रहा है? बैरियर। मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो चीजें हैं उसके बीच बैरियर बना रहा है,
ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर लिखता है द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यू विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बेयर्स राइबोसोम। और जो बाहरी मेम्ब्रेन है, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर मान लो कि ये जो दो मेम्ब्रेन है और इसका जो बाहरी मेम्ब्रेन है उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू अटैच है उससे, और उसके ऊपर ना राइबोसोम प्रेजेंट है। मान लो ये सब राइबोसोम है। क्लियर है यहां तक, समझ पा रहे हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यू विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता है और उसके साथ राइबोसोम भी अटैच हो सकता है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, कई जगह पे द न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। कई जगह पे इन जो न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है वो इंटरप्टेड है और छोटा छोटा उसमें होल्स है, पोर है। समझ पा रहे हैं क्या है? पोर्स है, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। और ये पोर बना कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये सेल है, समझ पा रहे हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ना, वो इस तरीके से आपस में कहीं कहीं पे मिल गया है। अब यहां पे देखो, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिल जाएगा, यहां पे इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो जाएगा, तो यहां गैप क्रिएट कर देगा ना। और यही गैप जो क्रिएट हो रहा है ना, यही गैप एक पोर का एक छोटा सा होल बना रहा है। समझ पा रहे हैं? क्या बना रहा है? एक छोटा सा होल बना रहा है। तो वही चीज बता रहा है कि जो माइन्यूट पोर है वो फॉर्म्ड कैसे हुआ है? फ्यूजन यानी मिलना ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन जो इसका है, आउटर और इनर, वो दोनों आपस में जहां फ्यूज कर जाते हैं वहीं पे पोर क्रिएट करता है। ठीक है, दिस न्यूक्लियर पोर्स आर द पासेस थ्रू विच मूवमेंट्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और ये जो पोर है वो किस चीज में मदद कर रहा है? इसके थ्रू आरएनए बाहर जा सकता है, आरएनए बाहर जा सकता है, प्रोटीन बाहर जा सकता है, प्रोटीन अंदर आ सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें ये मदद कर रहा है, पैसेज कर रहा है, और दोनों डायरेक्शन में, अंदर बाहर दोनों हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली जनरली क्या होता है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर also frequently observed। लेकिन कुछ ऐसा भी सेल देखा गया है, और हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। समझ पा रहे हैं? एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी सेल है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। कुछ ऐसा भी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसका एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सम मैच्योर सेल्स इवन लेक न्यूक्लियस, और कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस है ही नहीं। मैच्योर सेल मतलब जब वो सेल पूरे तरीके से डेवलप हो गया, तो उसमें जब पूरे तरीके से डेवलप हो गया, तब उसमें जब सेल पूरे तरीके से डेवलप हो गया तो उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट है। लेकिन जब वो छोटा था तो उसमें न्यूक्लियस था। समझ पा रहे हैं? मैच्योर होने से उसमें खत्म हो गया। और वो कौन है? वो है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। बहुत सारे मैमल्स का जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी जिसको बोलते हैं, वो है। और प्लांट में सीव ट्यूब जो है, सीव ट्यूब जो है, जो आपका फ्लोएम में पाया जाता है, वेस्क्यूलर बंडल, यानी प्लांट में जो जाइलम और फ्लोएम है जिसको वेस्क्यूलर बंडल बोलते हैं, उसमें जो फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स है, उस सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। बोलता है वुड यू कंसीडर दिस सेल्स एज लिविंग। तो क्या तुम इस सेल को लिविंग सेल मानोगे जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? ऑब्वियसली ये लिविंग सेल है। जैसे सीव ट्यूब जो है, उसके पास अपना न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन वो कमांड लेता है अपने बगल वाले कॉम्पेनियन सेल से। कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस से उसमें मैसेज आता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस में जो मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस में जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, कंटेन न्यूक्लियोलस
एंड क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें मान लो ये क्रोमेटिन फैला हुआ है, इलोबरेट है, पूरा फैला हुआ है, और कहीं पे ये यहाँ पे कोई डेंस मटेरियल है जहां पे कुछ है और बहुत गाढ़ा चीज है, डेंस मटेरियल है, कुछ भी केमिकल से ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्फेरिकल बॉडी है, उसको जनरली क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोलस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोलस। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। और उसी का न्यूक्लियोलस का जो आपका प्लूरल है वो क्या है? न्यूक्लियोलाई। क्या है? तो क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है और लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं? लेकिन ये जो न्यूक्लियोलस है ना, ये न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। न्यूक्लियोलस के ऊपर, यानी ये न्यूक्लियस के ऊपर तो मेम्ब्रेन है लेकिन यहां पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखेंगे इसको। इट इज अ साइट फॉर, अब ये न्यूक्लियोलस का काम क्या है? तो एक्चुअली में ये साइट है जहां पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है, यानी उस जगह पे राइबोसोमल आरएनए बन रहा है। अब ये राइबोसोमल आरएनए होता क्या है? देखिए, ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। किसमें, किसको बनाने में मदद करता है? प्रोटीन, ठीक है ना। और वो राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाता है एमआरएनए की मदद से। जब हम लोग 12 की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इतना समझना है कि राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, लेकिन राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहां पे हो रहा है? तो वो हो रहा है न्यूक्लियोलस में। कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। और जो प्रोटीन बनाने वाला सेल होगा ना, जो ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा? ज्यादा राइबोसोमल आरएनए का जरूरत पड़ेगा, और ज्यादा राइबोसोमल आरएनए का अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला न्यूक्लियोलाई भी ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? तो वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे पहले आप समझिए, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज, अभी थोड़ा ही देर पहले बताए थे कि जब सेल डिवीजन करने से पहले जिस फेज में रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है, एक नेटवर्क, एक जाल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के फॉर्म में, क्रोमेटिन के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन वो जब बंटना शुरू होगा और अलग अलग स्टेज में पहुंचेगा, सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स, तब सेल लास्ट स्टेज में क्रोमोसोम बना लेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा कॉइल कर लेगा, क्रोमोसोम कहलाने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियस में जहां पे क्रोमेटिन दिखता था वहां क्रोमेटिन ना दिख करके क्या दिखना शुरू हो जाएगा? क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाएगा। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। एक्चुअली में है क्या वो समझ लो। हमारा जो सेल है उसमें, न्यूक्लियस में जो डीएनए का लेंथ है ना वो 2.2 मीटर है। कितना है? 2.2 मीटर। और इस डीएनए को जो 2.2 मीटर है और उसको बहुत छोटा जगह में रखना है, उसको बहुत छोटा जगह में रखना है न्यूक्लियस के अंदर। अब मान लो कि आपको बोला जाए कि आपके पास 4000 मीटर लंबा रस्सी है और उसको 2 सेंटीमीटर जगह में रखना है, क्या करेंगे? उसको मोड़ मोड़ करके रखेंगे ना। तो इस डीएनए को ध्यान दीजिएगा, इस डीएनए को पहले हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है। किसके ऊपर? और हिस्टोन, ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन।
तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इसको सबसे पहले लपेटा जाएगा। क्या किया जाएगा? लपेटा जाएगा। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमेटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। लेकिन जब क्रोमोसोम बनना रहेगा तो जो ये क्रोमेटीन है ना, वो भी फिर बहुत ज्यादा कॉइल हो जाएगा कुछ प्रोटीन के ऊपर, जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? क्रोमोसोमल प्रोटीन यहां पे सिंपली बोल लेते हैं। जो क्रोमोसोमल प्रोटीन के ऊपर जब क्रोमेटीन को लपेटा जाएगा तो ये और ज्यादा हाईली कॉइल हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। यानी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटा गया, क्रोमेटीन बना, फिर क्रोमेटीन को क्रोमोसोमल प्रोटीन के ऊपर बहुत ज्यादा लपेट दिए, तब वो क्रोमोसोम कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो दिखेगा तो क्रोमेटीन कंटेंट डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन कहलाता है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46 यानी 23 पेयर क्रोमोसोम्स। तो हमारा जो डीएनए है जो 2.2 मीटर लंबा है, वो पहले क्रोमेटीन के फॉर्म में था, और जब ये क्रोमोसोम बनाएगा तो इस तरह का कितना कॉइल बनाएगा? 46 बनाएगा। कितना बनाएगा? 46 बनाएगा, जिसको आप 23 पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 23 पेयर बोलेंगे। आ रहा समझ में? तो 46 है जो 23 पेयर के फॉर्म में क्रोमोसोम बनेगा। You will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12। और ये DNA से क्रोमोसोम कैसे बनता है, कैसे पैक होता है, इसको क्लास 12 में पढ़ोगे, बट इतना यहाँ तुमको बेसिक जानना है। अब है कि एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ तब दिखेगा जब सेल डिवाइड होने वाला रहेगा। सेल अगर नॉर्मल सेल रहेगा तो उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। ठीक है। essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure are called kinetochores are present। Generally जो क्रोमोसोम है, जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, क्या ये एक पेयर क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में ये एकदम जरूरी है कि ये एक जगह पे दबा हुआ होगा, एक जगह पे। तो ये जो रीजन है जहां पे एक जगह पे दबा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमर। और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जैसे यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं कि देखो ये एक पेयर क्रोमोसोम है और ये दोनों यहां पे आपस में दबा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्शन किया हुआ। आ रहा समझ में? क्या किया हुआ? कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हुआ प्राइमरी, मतलब पहला। ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन इस क्रोमोसोम में और जगह पे भी हो सकता है, और अगर दूसरा जगह पे कहीं है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली ये जो दबा हुआ जगह है ना, जहां पे ये दबा हुआ है, उस जगह को बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखता है? लिखता है कि जहां पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसको सेंट्रोमर बोलेंगे, और वो सेंट्रोमर में डिस्क के जैसा सीडिक एसिड देखे ना, उस तरह का दो केमिकल अटैच होगा, जिसको काइनेटोकोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर्स। जैसे ये देखो, अगर आप देखोगे इसमें अच्छे से, तो ये जो जगह है वो सेंट्रोमर कहला रहा है, और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आपका काइनेटोकोर कहला रहा है। वो एक्चुअली में दोनों साइड से, मतलब एक जो है वो इधर से डिस्क जैसा अटैच रहेगा और एक इधर से अटैच रहेगा, और ये दोनों समझो इसको यहाँ पे जोड़ करके रखा है, जिसको काइनेटोकोर बोलेंगे। और जहां पे ये दबा हुआ उस जगह को सेंट्रोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमर। क्लियर है यहां तक? ओके। सेंट्रोमर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ये 2 क्रोमेटिड को बांध करके रखा है, होल्ड करके रखा है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। कि ये जो सेंट्रोमर है वो कहां प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इसको 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर ये सेंट्रोमर बीच में प्रेजेंट है तब इसका नाम अलग होगा, थोड़ा साइड में है तो नाम अलग होगा, बहुत ज्यादा साइड में है तो नाम अलग होगा, और एकदम सबसे लास्ट में है तो इसका नाम अलग होगा। समझ पा रहे हैं? और इसका नाम अगर देखिएगा, नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो
मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक तब बोलेंगे जब मिडिल में प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा? सेंट्रोमर कहां प्रेजेंट होगा? मिडिल में। तो मेटासेंट्रिक, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, और दोनों साइड इक्वल आर्म्स बनाएगा। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर बात करें, सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम में होगा, मतलब कब कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमर? जब ये मिडिल में नहीं होगा, तो किसी एक साइड में होगा, मिडिल से थोड़ा हट करके किसी एक तरफ कम और किसी एक तरफ ज्यादा दूरी पे होगा। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा दूर होगा ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर, जिसके कारण एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म बनेगा। ठीक है, और ये जो रीजन देख रहे हैं आप, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। तो इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स द सेंट्रोमर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, एंड के नजदीक होगा लेकिन एंड पे नहीं होगा। तो एक बहुत ही छोटा आर्म मिलेगा और एक बहुत बड़ा आर्म मिलेगा, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और जब ये सेंट्रोमर एकदम लास्ट में होगा सेंट्रोमर, तब ये कहलाएगा टेलोसेंट्रिक। क्या कहलाएगा? टेलोसेंट्रिक। ठीक है, वेयर एज द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज द टर्मिनल सेंट्रोमर, टर्मिनल यानी एकदम किनारे, अगर सेंट्रोमर एकदम किनारे में है, लास्ट में है, तब वो कहलाएगा टेलोसेंट्रिक। क्लियर है यहां तक? क्या कहलाएगा? टेलोसेंट्रिक। और क्रोमोसोम में अगर ये तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जहां पहला बार दबा है, अगर दूसरा बार भी कहीं पे ये दबा हुआ है तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहलाएगा? और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो पार्ट बचा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट। क्रोमोसोम का वो पार्ट जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद आ रहा है वो क्या कहलाएगा? सैटेलाइट कहलाएगा। तो चलिए देखिए, समटाइम्स कभी कभी ये भी देखा जाता है कुछ क्रोमोसोम में कि हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब दूसरे जगह पे भी कहीं पे वो सिकुड़ा हुआ है और जो पार्ट वहां पे है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो किसी केमिकल से कलर भी नहीं होता, नॉन स्टेनिंग है। ठीक है, ओके। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, और उससे एक छोटा सा टुकड़ा जैसा कुछ पार्ट दिखता है जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। अब माइक्रोबॉडीज क्या होता है? तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहले तो ये याद रखना आपको कि माइक्रोबॉडीज जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, और ये बहुत ही छोटा छोटा वेसिकल्स है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, और छोटा छोटा वेसिकल्स है, और उसके वेसिकल्स के अंदर एंजाइम्स भर के रखता है। क्या भर के रखता है? एंजाइम्स। और इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। समझ पाए यहां तक? तो अगर इतना सारा चीज अगर आप समझ रहे हैं इस चैप्टर का, तो आप क्लियरली चीजों को समझ पा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी रिवीजन कीजिएगा, और ये जो लाइंस है एनसीईआरटी के उसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, वो बिना एनसीईआरटी पढ़े करेक्ट नहीं बना पाइएगा। और एक्चुअल में नीट में सिलेक्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन सही सही बनाने से होता है, क्योंकि तभी जाकर के आप उतना स्कोर ले पाएंगे जिससे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है।